कि मेरी क्लाइंट ने बोला था मैं सड़क पे भीख मांग लूंगी, मैं किसी ट्रक के नीचे, लेकिन इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। एक नार्सिसिस्ट का है, वो हमेशा अपनी वाइफ को बोलता है तुझ में बिल्कुल अकल नहीं है, तू बिल्कुल बेकार बेवकूफ़ औरत है, तू दो पौड़ी की औरत है। तो कौन सा ऐसा सेफ तरीका है एक नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकलने का? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर करें। नार्सिसिस्ट को अगर हम बहुत सिंप्लीफाई करके लेमन लैंग्वेज में बोलें तो वो पर्सन जो मैं से कभी हम नहीं हो पाता, वो नार्सिसिस्ट है। क्या एक नार्सिसिस्ट सच में किसी से प्यार कर सकता है? बिल्कुल, प्यार तो उनको भी होता है, होते तो वो भी इंसान है, पर वो प्यार को नार्सिसिस्ट पर्सन है वो आपको कंफ्यूज करके रखेगा। कभी आपको बिल्कुल चांद तक ले जाएगा और कभी आपको ज़मीन में गाड़ देगा पूरी तरीके से कि हाँ, मेरी मदर ने आज मुझे डांट दिया, अब मुझे इससे अलग रहना है। लेकिन मदर इन लॉ ने अगर कुछ कह दिया तो अब मुझे मदर इन लॉ से सेपरेट रहना है। तो वहाँ पर जो है ये दोगलापन है। नमस्कार, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट और मेरे एज अ कोच काम के थ्रू मेरा ये एम है कि मैं आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ डिज़ाइन करने में मदद कर सकूँ। और ये हम करते हैं बाय टेकिंग द जर्नी विद इन, अपने अंतर मन की तरफ यात्रा करने से, अपने इनर वर्ल्ड को, इनर सेल्फ को बेहतर समझने से। हम अपनी लाइफ में आज क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को कैसे समझते हैं, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, इसकी गहरी समझ पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें हमारे आज की गहरी समझ देता है। और जब हम हमें अपने आज के बारे में ढंग से पता होता है, तो हम जहाँ जाना चाहते हैं, जो ड्रीम्स को जीना चाहते हैं, उन तक जाने का रास्ता एक बेहतर रूप से तय हो सकता है। आज हम इस एपिसोड में द जर्नी विद इन करेंगे थ्रू द लेंस ऑफ नार्सिसिज्म एंड नार्सिसिस्टिक अब्यूज़। अब ये जो 2 टर्म्स हैं, ये वेस्ट से आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स, बहुत ज़्यादा केसेस इंडिया में देखने में मिल रहे हैं। आज हमने इस एपिसोड में बात की है कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ होता क्या है, नार्सिसिज्म को कैसे समझें, कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं, कौन से आपके एनवायरनमेंट की या पेरेंटिंग का इसमें क्या रोल है, एक नार्सिसिस्टिक क्यों वैसा हो जाता है। अगर आप एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप पे फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलना क्यों मुश्किल है, कौन से सेफ तरीके हैं उस रिलेशनशिप से निकलने के, कोपिंग मैकेनिज्म कौन से ठीक हो सकते हैं। हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत डीपली बात की है। हमने मदर इन लॉज़ और डॉटर इन लॉ, जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक टॉक्सिक मदर इन लॉ, एक नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ से कैसे डील करें, एक टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक हस्बैंड से या वाइफ से कैसे डील करें। इन पूरी प्रॉब्लम्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत डेप्थ में डिकोड किया है। इस एपिसोड में आपको आपकी लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस भी देखने को मिलेंगी और बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हमने प्रपोज करने की कोशिश की है। आज नार्सिसिज्म को हम डिकोड करेंगे विद साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिका जैन, जो कि पिछले 12 सालों से क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ है एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड ओसीडी में, और साथ ही नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के सर्वाइवर्स के साथ बहुत डीपली काम करती हैं। आज का ये एपिसोड बहुत ही पावरफुल होने वाला है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि ये कॉन्वर्जेशंस उन लोगों तक पहुंच सकें जो जेन्युइनली इन कॉन्वर्जेशंस के थ्रू अपनी लाइफ में एक डीप लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। दैट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट टू अस। एंड नाउ लेट्स मीट डॉक्टर कशिका जैन इन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शोभा, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और कोशिश करेंगे हम कि आज जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ऐसा क्वालिटी कंटेंट मिले, उनको सॉल्यूशंस मिले जिससे उनकी लाइफ में चेंज आए। क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ, लोग कंप्लेंट लेकर आते हैं एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, कोई ओसीडी के लूप में फंस गया है, किसी को इतना सीवियर ट्रॉमा है कि अब वो ट्रस्ट इश्यूज डेवलप कर चुका है, कोई बिल्कुल स्टक हो गया है। उनके पीछे जब रूट कॉज में जाते हैं तो बहुत सारे लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के केसेस निकलते हैं कि वो लंबे समय से नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे थे और उनकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से ख़राब हो गई, इसलिए वो डिप्रेशन में चले गए, इसलिए वो इतना सीवियर एंग्जाइटी में आ गए। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिलकर, जैसे आपने बोला कि इस जर्नी में हम अंदर जाते हैं, रियलाइजेशन करते हैं और डिफरेंस लाते हैं, पूरी कोशिश करेंगे जस्टिफाई करने की।
डॉक्टर काशिका, नार्सिसिज्म जो है पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टर्म बन गया है, जो बहुत वाइडली डिस्कस भी होता है। तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ नार्सिसिज्म? अगर सिंपल भाषा में इसे समझे तो होता क्या है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है ग्रीक माइथोलॉजी में, जहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था नार्सिसम। सो वो खुद के प्यार में ही पागल हो गया था। वो नदी किनारे जाता था, अपना प्रतिबिंब देखता था और अपने आप को ही आई लव यू, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। और उसी स्टोरी में बताते हैं कि वो एक दिन झील में गिरा और मर गया और वो फूल बन गया। तब से वहाँ से ये नार्सिसम यानी कि सेल्फ लव हम सब में होता है। ऐसा तो कोई भी नहीं है ना कि सेल्फ लव नहीं करता या खुद को प्रायोरिटी नहीं देता। पर जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होता है, उसके अंदर सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ लव रेंज से बाहर होता है। यानी कि अगर मैं अपने आप से प्यार कर रही हूँ, ये कोई गलत नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अपनी नीड्स वांट्स के बारे में खुलकर बोल रही हूँ, ये कुछ भी गलत नहीं है। पर मैं सिर्फ अपना ही अपना सोच रही हूँ, अपना ही अपना बोल रही हूँ। और जहाँ मैंने देखा कि आप भी मेरे साथ बराबर सेल्फ लव में है, या आप भी कॉन्फिडेंट है, या मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, वहाँ पर मुझे तकलीफ़ हो रही है। वहाँ पर मेरे अंदर का नार्सिसिस्टिक ट्रेट निकल कर आ रहा है, जो सोच रहा है कि बस मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ही मैं हूँ। तो नार्सिसिस्ट को अगर हम बहुत सिंप्लीफाई करके लेमन लैंग्वेज में बोलें, तो वो पर्सन जो मैं से कभी हम नहीं हो पाता, वो नार्सिसिस्ट है। तो डॉक्टर काशिका, एक नार्सिसिस्टिक इंसान में और एक हेल्दी कॉन्फिडेंस जो होता है, इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है? कैसे डिस्टिंग्विश करें? क्योंकि धीरे धीरे ये लेबल्स इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना, कि हम मिसअंडरस्टैंड भी करने लगे हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? जैसे मैंने बताया कि आप में, हम में, सब में एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट होते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे खुद को प्यार करना, इम्पोर्टेंस देना, अपनी तारीफ़ें सुनना, किसको अच्छा नहीं लगता ना? और अपने आप को प्रमोट करना, ये सब क्या है, एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं जो नॉर्मली सब में होते हैं। आप देखिए, कहीं से भी एग्जांपल ले लीजिए आप, पॉलिटिशियन है वो भी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने आप की इम्पोर्टेंस चाहते हैं। बॉलीवुड वाले हैं वो भी हैं, कोई बिजनेस कोच है, सब लोग हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि मेरे को इम्पोर्टेंट समझा जाए, और मेरे को एक अपने साथ इतना सेटिस्फैक्शन फील हो कि मैं हूँ मेरे बीइंग में। पर जो नार्सिसिस्टिक लोग लोग जो होते हैं, वो क्या है, वो, मैंने आपको बताया भी कि मैं से हम पे नहीं जा पाते हैं। सो उनको ये है कि उनको बहुत ज़्यादा जेलसी पैदा हो जाती है। उनके अंदर बड़ी जलन होती है जैसे ही वो देखते हैं कि सपोज़ कीजिए कोई मेल है नार्सिसिस्ट, उसने देखा उसकी फीमेल जो वाइफ़ है या फ्रेंड है, कोई भी बहुत कॉम्पिटेंट है, उसे बर्दाश्त नहीं होगा उसकी तारीफ़, उसकी ग्रोथ। वो जेलसी पैदा कर लेगा। वो उसको गिराने के लिए वो कुछ भी प्लॉटिंग कर सकता है। अगर मैं अच्छी हूँ, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना, आप भी बहुत अच्छे हैं। तो ये तो नॉर्मल है कि मैं भी ये चाह रही हूँ कि मैं भी इनसे भी कैसे आगे निकलूँ। मैं कैसे इनसे कुछ सीखूँ और मैं इनसे बेटर परफ़ॉर्म करूँ। तो ये तो सब हेल्दी है, हर इंसान ये कर रहा है। लेकिन मैं आपको गिराकर कैसे आगे निकलूँ? या उनका अच्छा ना हो जाए? अच्छा ना हो जाए, या मैं आपका कुछ बुरा करूँ, मैं आपको एक्सप्लॉइट करने से भी पीछे ना हटूँ। ये हो गया नार्सिसिस्टिक ट्रेट। तो यहाँ पर एक डिफ़रेंस है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में या ईगो में। एक इंसान ये कह सकता है बहुत आराम से कि आप भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, या आप अपनी जगह अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं, उनसे दूसरों की तारीफ़ नहीं कही जाती। वो बहुत ही क्रिटिसिज्म के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने उनसे कुछ भी ऐसा बोल दिया जो रियलिस्टिक बात भी है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, फिज़िकली, वर्बली, इमोशनली किसी भी लेवल पर अब्यूज़ करते हैं। और उनका एक्सप्लॉइटेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके साथ रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि नार्सिसिज्म सब में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या डिफरेंस है कि कैसे पहचानें कि कोई पर्सन नार्सिसिस्टिक है? अगर कभी-कभी आप में अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं दूसरे के मुकाबले, चलता है, नॉर्मल है। हम सभी ऐसा करते हैं। लेकिन आप हमेशा ही ऐसा कर रहे हैं? आप कभी दूसरे पर्सन को स्ट्रेट फॉरवर्डली भी क्रिटिसाइज़ करें, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। सीधे-सीधे बोल दिया। बट आप हर एक के सामने ही ऐसा कर रहे हैं, हर बार ही ऐसा कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर समटाइम्स और ऑलवेज़ का डिफ़रेंस होता है। जो मेजर डिफ़रेंस है पहचानने में, समटाइम्स एंड ऑलवेज़ का है। डॉक्टर काशिका, ये लोग नार्सिसिस्टिक बन क्यों जाते हैं? कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या कुछ पेरेंटिंग में ऐसे पैटर्न्स आप देखते हो जिसकी वजह से एक इंसान धीरे-धीरे नार्सिसिस्टिक बन जाता है? देखिए, इसमें कुछ जेनेटिक का रोल भी होता है, पर जेनेटिक का रोल हम इसलिए कम मानते हैं क्योंकि आपके जीन्स जैसे भी ट्रांसफ़र हुए हों, आपका एनवायरनमेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एनवायरनमेंट का रोल सबसे ज़्यादा होता है। अर्ली जो 8 ईयर एक्सपीरियंस होते हैं किसी भी पर्सन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
क्योंकि उसमें बच्चा अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। उसके पेरेंट्स ने उसको कैसी पेरेंटिंग दी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को हमेशा रिजेक्शन मिला, उसको ये बताया गया कि तुम इनफ नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस था, और वो हमेशा बहुत कंट्रोल में रहा। तो उसके अंदर एक सीवियर अर्ज डेवलप हो जाएगी कि अब मुझे कंट्रोल करना है। जैसे ही वो बड़ा होगा, उसके अंदर ये होगा कि अब मुझे कंट्रोल करना है। सो नार्सिसिस्टिक जो पर्सन होता है, उसको सब चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, सिचुएशंस को उसको कंट्रोल करना है, पर्सन को उसको कंट्रोल करना है। मेरी मेरी चले, अगर मेरे आगे किसी को भी इंपॉर्टेंस मिल रही है या कोई अपने बारे में सोच रहा है, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। या फिर इससे ऑपोजिट हो कि एक बच्चे को इतना प्रेज़ किया गया है, वो जिस तारीफ़ के लायक भी नहीं था, उसको बढ़ा चढ़ाकर तारीफ़ किया गया, तो उसके अंदर एक अपनी इतनी ग्रैंड इमेज हो गई है कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरे आगे कोई भी नहीं है। अब उस बच्चे को कभी नानी कहा गया, उसको हमेशा एप्रिशिएट किया है, तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया कि मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ, वो बिल्कुल सही है और मुझे ना नहीं सुननी है। और जहाँ किसी ने ना कही या उसकी बात नहीं मानी, उसके अकॉर्डिंग नहीं चले, वहीं पर उसकी ईगो इतना उसको कंट्रोल कर लेती है कि वो बौखला जाता है बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया एनवायरनमेंट का रोल, पेरेंटिंग का रोल। अब ये जो बच्चा है, जैसा कि 7-8 साल की उम्र तक आपकी साइकोलॉजी सेट हो जाती है, आपके ट्रेट्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो बहुत डीपली एनग्रेव हो जाते हैं। अब जब ये बच्चा बड़ा होता है, जब ये 15 साल प्यूबर्टी होती है, 18 इयर्स, 20 इयर्स, आगे लाइफ में आगे बढ़ता है, तो इसकी जर्नी कैसी होती है? कैसा एवोल्यूशन होता है? किस तरह से अपने स्टडीज़ में या वहाँ पे किस तरह के परफ़ॉर्म करते हैं? उसके बाद रिलेशनशिप्स में किस तरह से होता है? उनकी क्या पर्सनैलिटी निकल के आती है लाइफ़ के अलग-अलग स्फीयर्स में? कि जैसे जो बच्चा है उसके अंदर जो भी पेरेंट्स ने डाला, बच्चा एक स्पॉन्ज की तरह था, उसने सब एब्जॉर्ब कर लिया और उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे भर गया। अब धीरे धीरे उसका कॉन्शियस माइंड बन रहा है, वो समझ रहा है कि मेरे साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था। ये इसको अब्यूज़ कहते हैं, इसको कंट्रोल करना कहते हैं। तो वो सब चीज़ें समझ रहा है, तो उसके अंदर जो सफोकेशन आ रही है, गुस्सा जो हो रहा है, वो निकाल नहीं सकता पेरेंट्स पे, क्योंकि वो अभी भी छोटा है। अब उसके पेरेंट्स जब उसको डाँट रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो समझ रहा है गलत हो रहा है। लेकिन वो पेरेंट्स के सामने अभी भी नहीं कह सकता। तो उसके अंदर वो जो भर रहा है, उससे वो ह्यूमन बॉम्ब तैयार हो रहा है। अब जैसे ही वो किसी और रिलेशनशिप में जाएगा, जहाँ पर उसको ज़रा भी सेंस हो जाएगा कि इसको डोमिनेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, वो उन सब को कंट्रोल करेगा। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ मैं गुस्सा नहीं निकाल सकता, वहाँ मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन जिस जगह मेरी चल जाएगी, जहाँ पर कोई मुझ पे डिपेंडेंट होगा, वल्नरेबल होगा, मैं उस पर निकालूँगा। तो ऐसे लोग अंदर से बहुत कमज़ोर भी होते हैं। वो सब पर अपने नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स नहीं अप्लाई करते हैं, वो केवल उसको जो विक्टिम बन सकता है, उस पर ही वो लोग अप्लाई करते हैं। दूसरा, जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके पाला गया है वो सब है, उसकी भी रिलेशनशिप पुअर होंगी, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर 2 लोग हैं, तो हर कोई आपके हिसाब से उठ बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता। तो उसके भी बहुत जल्दी झगड़े हो जाएँगे, तो उसको लगेगा मैं ही सही हूँ, इसी पर्सन में प्रॉब्लम है, तो वो कभी अपने ऊपर काम ही नहीं करेगा। अपने अंदर झाँकता ही नहीं, इसलिए नार्सिसिस्ट पर्सन कभी रियलाइज़ ही नहीं करता है कि प्रॉब्लम उसमें है। उसको हमेशा प्रॉब्लम दूसरों में लगती है और उसकी वजह से वो कभी एडमिट नहीं करता। तो इनकी रिलेशनशिप बहुत ख़राब होती है, करियर में बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं क्योंकि बड़े करिस्मेटिक और बड़े चार्मिंग भी होते हैं। आप इनसे मिलो, पहले उसमें तो ये इतना अच्छा आपको ट्रीट करेंगे कि लगेगा ही नहीं कि ये इस इनका एक दूसरा पार्ट ऐसा भी है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं आपको खुद से कैसे पता चला कि आप एक नार्सिसिस्ट हो। लेकिन एक एक जो हमारे डिस्कशन में मुझे समझ में आया वो ये आया कि आपको खुद के साथ कॉन्स्टेंटली ये चेक करना पड़ेगा, खुद आज मैं अपने अंदर क्या फ़ील करता हूँ? डू आई जेन्युइनली फ़ील हैप्पी? डू आई जेन्युइनली फ़ील लाइट? डू आई जेन्युइनली फ़ील फुलफिल्ड? मेरे लाइफ़ के ऐसा ना हो कि इतने अचीवमेंट्स हो गए लेकिन मैं फुलफिल्ड नहीं फ़ील कर रहा हूँ। मतलब कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर भी वो कमी है, वो कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जिसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स में हैं। तो आपके एक्सपीरियंस से एक जो इंसान है वो कैसे समझे कि वो खुद एक नार्सिसिस्ट है? देखिए, नार्सिसिस्ट के जो ट्रेट्स होते हैं, वो तो सेम ही रहेंगे। एक इंसान खुद को चेक करे उसमें, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया, मैं कभी-कभी अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, पब्लिक की बात कर रही हूँ, मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ। वैसे तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, या मेरे को दूसरों की बात बस काटनी है। मुझे दूसरों को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, मुझे बिल्कुल भी एक फीलिंग ऑफ कंट्रोल नहीं चाहिए।
तो आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि कहीं प्रॉब्लम आप में भी हो सकती है। क्यों हो सकती है प्रॉब्लम? क्योंकि हम सबके पास अपने अपने कुछ तो बैड मेमोरीज और ट्रॉमास होते हैं, हमारे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उस सब के साथ हम लोग जीते आ रहे होते हैं, उनको कभी हम रिजॉल्व नहीं करते हैं। तो हम सबके अंदर बहुत सारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं, वो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं कि पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ये किया तो इसके पीछे ये रीज़न होगा। और हमने बहुत सारे रेफरेंसेस एनवायरनमेंट से इकट्ठे किए होते हैं, क्लोज रिलेटिव में देखे हुए होते हैं, फिल्मों से उठाए हुए होते हैं हमने रेफरेंसेस, न्यूज़पेपर में कुछ पढ़े हुए होते हैं। तो ऐसे हमने दूसरों की लाइफ के भी बहुत सारे रेफरेंसेस इकट्ठे किए होते हैं, और हमारे खुद के भी कुछ एक्सपीरियंसेस बुरे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर भी पेशेंस बहुत कम है, टॉलरेंस पावर बहुत कम है, हमारी इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब भी हम बहुत हाईली इमोशनल स्टेट में होते हैं तो हमें छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगती है। ज़रा सी भी वॉल्यूम अप है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान हम पे चिल्ला रहा है। कोई ज़रा सा भी कुछ बोलता है कि अभी मत करो, बाद में कर लेना, हमें लगता है ये हमें कंट्रोल कर रहा है। तो हमें सबसे पहले अपने साथ चेक करना चाहिए कि कहीं ये मेरी अपनी वीकनेस तो नहीं है, और उस वीकनेस को कवर करने के लिए मैं एक आर्टिफिशियल जोन में तो नहीं जा रही हूँ, या मैंने कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ पहले से मेरे अंदर पड़े थे, या मेरा एक खुद का डिस्टॉर्टेड पर्सनैलिटी मैंने डेवलप किया हुआ है अपने अंदर, इसलिए मुझे सामने वाले में कमी लग रही है, एक्चुअल में कमी मुझ में है। यहाँ पर ये चेक करना चाहिए। तो दूसरे को ब्लेम शेम करने से और लेबल करने से पहले सबसे पहले अपने आप के साथ भी चेक करो कि आपके साथ तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जहाँ पर जो पर्सन ने कंप्लेन किया कि मेरा पार्टनर नार्सिसिस्ट है या मेरी मदर इन लॉ नार्सिसिस्ट है, वो लोग नार्सिसिस्ट नहीं निकले। ऐसा नहीं होता। तो कई बार हमें खुद के अंदर भी झाँकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊँगी, जो भी नार्सिसिस्ट होता है, वो सेल्फ रियलाइज़ेशन में बहुत कम जाता है, क्योंकि उसके अंदर बचपन से ही ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि मैं सही हूँ। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि नार्सिसिज्म जो है वो एक सबकॉन्शियस बिहेवियर है या फिर आपको पता होता है? मोस्टली सबकॉन्शियस बिहेवियर है, क्योंकि ये एक तरीके का डिफेंसिव बिहेवियर है। तो ये आपके बीइंग का पार्ट बन जाता है, जो आप जैसे हो उसका पार्ट बन गया है। तो आपको खुद भी कॉन्शियसली नहीं पता है कि ये वाला हिस्सा मेरा खराब है या डिस्टॉर्टेड है या कुछ इसमें कमी है या कुछ ऐसे टॉक्सिसिटी आ गई है। पहले नहीं पता चलता था, आज पता चलता है। आप देखिए कि पहले आपने ऐसे ज़रूर सुने होंगे कि हमारे घर में तो बस दादाजी की ही चलती है। उठो बैठो भी तो उनकी मर्ज़ी से। उनके आगे कोई बोल नहीं सकता, पत्ता नहीं हिल सकता। ऐसे आपने ज़रूर सुने होंगे, मैंने तो सुने हैं ऐसे। तो वो भी नार्सिसिस्ट ही थे। लेकिन क्या है कि अब लोग बहुत अवेयर हैं। पहले नहीं पता चलता था, टर्म नहीं दे पाते थे लोग। बस ये सोचते थे कि हाँ, उनकी चलती है। रो, झीको, आप बीमारी के शिकार हो जाओ, कुछ भी हो, जो उन्होंने लकीर खींच दी है, उसको आप पार नहीं कर सकते। लेकिन अब इतनी अवेयरनेस है, गूगल है, आपका एआई है, यूट्यूब है, सबको पता चल जाता है कि मेरी रिलेशनशिप सबसे ही खराब हो रही है। किसी से बहुत लंबी चल ही नहीं पाती है। मेरे को अपने अंदर बहुत हॉलोनेस फ़ील होती है। मेरे को बार-बार कोई बोल रहा है कि यार तुम सही नहीं कर रहे हो, हमें तुमसे फ्रीडम चाहिए, या हमें तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। मेरे से लोग कट ऑफ कर रहे हैं। तो एक बार तो आदमी सोचेगा ना कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई लंबे समय तक मेरे साथ कंफर्टेबल ही नहीं हो पाता है। सिर्फ़ जिसकी मजबूरी है, वो ही मेरे साथ टिकता है। तो इंसान अपने अंदर झाँकेगा अगर, तो वो देखेगा, चेक करेगा, उसे पता चल जाएगा। बट यहाँ पर उसके सबकॉन्शियस जो पैटर्न्स होते हैं, जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो गई है, ऑटो रिस्पॉन्सेज़ उसके बन गए हैं, वो अवेयरनेस की चलने नहीं देते हैं। क्योंकि जिस माइंड के हिस्से को अवेयरनेस आई, उसका रोल बहुत कम है, उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई क्योंकि बिहेवियर में। और जिसके लिए आपकी बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गए हैं, वो ऑटोमैटिकली आ रहे हैं आपके। उस सबकॉन्शियस को कैसे फिर बताया जाए कि बदलो, अब टाइम आ गया है, यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ? बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा है कि सबकॉन्शियस को कैसे बदला जाए, क्योंकि वो इतना डीपली प्रोग्राम्ड हो गया है कि कई बार उसको पता भी नहीं कि मेरे साथ ये हो रहा है। और बाद में रियलाइज़ होने पर भी वो पर्सन एडमिट नहीं करेगा, लेकिन उसको भी पता चलता है कि फिर गलती कर दी। जब भी आपके सबकॉन्शियस पैटर्न रूल करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा ऑटोमैटिक होता है, आप उस मोमेंट पे स्टार्टिंग में रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। बट जब आप शुरू हो गए हो, तब आपकी अवेयरनेस आपको रोकती है। स्टॉप देन एंड देयर, वहीं पर रुक जाओ। और उसके बाद अगर आपकी ईगो एकदम से या आपके प्रीवियस पैटर्न सॉरी भी नहीं कहने जा रहे, लीव द सिचुएशन। एंड थोड़ी देर बाद कूल डाउन होने के बाद रियलाइज़ करो और बैठकर बात करो कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम। आपका पार्टनर आपको टाइम देगा, बट आप इनिशिएट तो करो। आप थोड़ा सा मेलो डाउन तो हो ना। आप बोलो कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ और ये रिलेशन मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, मैं खोना नहीं चाहता।
बिलीव में मैं हर्ट नहीं करना चाहता। जैसे ही आपने अपनी टोन को थोड़ा-सा डाउन कर कर किसी के सामने ये बोला, सामने वाला आपको छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए तो 19-20 साल से आपके साथ है। वो उसके पास सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शंस है, उसके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, उसके पास बच्चे हैं, उसके पास जो एक मॉरल बर्डन उसके ऊपर है कि डोली में जा रही हो अर्थी पर लौट कर आना। उसके पास ये सारी चीज़ें हैं, उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, उसके पास इतनी बेड़ियाँ हैं कि वो जा ही नहीं पा रहा है। आपकी हरकतें ऐसी थी कि 2 दिन आपके साथ रहना मुश्किल था। लेकिन जो 19-20 साल में आपको छोड़ नहीं पा रहा है, वो कहीं न कहीं आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता है। क्योंकि अगर उसका गला यहाँ तक भर गया होता ना, उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो चाहे उसके पास भीख माँगनी पड़ती उसको, वो आपको छोड़ के जाता। लेकिन अभी उसका कैपेसिटी फुल नहीं हुआ है। तो जहाँ आप ऐसे कहोगे, वो आपको मार्जिन देगा। फिर इसमें अफ़र्मेशंस बहुत काम करती हैं। तो हम कहते हैं स्पेसिफिक अफ़र्मेशंस लिखिए। कैसे? अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए कि मैंने अपने आप को समझ लिया है कि मेरे अंदर डोमिनेट करने के ट्रेट्स हैं। मेरे को कंट्रोल की अर्ज होती है बहुत ज़्यादा। मेरे को सब चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं। ये मेरा एक्नॉलेजमेंट है। सेल्फ से ट्रू हो जाओ। फिर लेकिन मैंने साथ के साथ ये भी रियलाइज़ किया है कि इससे रिलेशनशिप ख़राब होती है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐड होती हैं और अब मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ। और इसके लिए मैं एक छोटा-सा स्टेप ले रहा हूँ कि अब जब भी कोई सामने वाला कुछ बोलेगा, तो मैं ध्यान से सुनूँगा। और अगर उसको कोई एडवाइस भी देनी है तो पहले उसके ओपिनियन को अप्रिशिएट करते हुए फिर अपनी बात कहूँगा। तो आपने एक लॉन्ग एंड एक बहुत ही स्पेसिफिक अफर्मेशन लिखी, एक-एक हैबिट को आपकी चेंज करने के लिए, एक-एक ट्रेट को। क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं, वो मैंने बताया ना क्राइटेरिया होता है उनका, तो उनमें वही चीज़ें होती हैं। तो आप एक-एक चीज़ को धीरे-धीरे चेंज करो और अपनी ही लिखी हुई अफर्मेशन को डेली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस सिनेरियो को इमेजिन करो कि आप और आपकी वाइफ या बच्चे जो भी हैं पर्सन, उसके साथ आप बैठे हो और जिस तरीके से आप पहले बिहेव करते रहे थे, उसके अलावा अब आप नए तरीके से बिहेव कर रहे हो। इससे सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी रीप्रोग्राम होता है। डॉक्टर कनिका, कौन से ऐसे 3 सटल तरीके हैं जो एक नार्सिसिस्ट अप्लाई करता है अपने रिलेशनशिप पर? देखिए, जो भी नार्सिसिस्ट होता है पर्सन, वो सबसे पहले तो क्या करेगा, वो आपकी डिपेंडेंसी अपने ऊपर कराना चाहेगा पूरा। क्योंकि उसका नार्सिसिस्टिक ट्रेट आप पर तभी तो चलेगा ना, जब आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे। क्योंकि उसको पता है कि अगर जिस तरीके का मेरा बिहेवियर है, इससे तो कोई भी पर्सन डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेगा। तो क्यों नहीं कोई अलग हो पाता, क्योंकि उसका सर्कल ही बहुत क्लोज हो जाता है। वो उस पर्सन पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, सोशली भी। तो जो भी नार्सिसिस्ट होगा, वो ये चाहेगा कि ये पर्सन मुझ पर डिपेंडेंट हो जाए। दूसरा, जो नार्सिसिस्ट पर्सन है, वो आपको कंफ्यूज करके रखेगा। कभी आपको बिल्कुल चाँद तक ले जाएगा और कभी आपको ज़मीन में गाड़ देगा पूरी तरीके से। ये उसका एक इनकंसिस्टेंट जो बिहेवियर पैटर्न होता है, वो है। ये एक्सट्रीम्स में ऑपरेट करते एक्सट्रीम्स हैं। में ऑपरेट करता है बिल्कुल, मिड तो उसको चलना आता ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा देखा गया है और ये 1-2 केसेज़ के बारे में नहीं बता रही हूँ मैं, हज़ारों केसेज़ देखने के बाद मैं आपको बता रही हूँ, कि इस तरीके से एक्सट्रीम में बिल्कुल जाते हैं कि मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ पहले। शुरुआत में इतना लव बॉम्बिंग वाला फ़ेज़ वो करके, वो पूरा का पूरा सबसे आइसोलेट करा देते हैं, कि मैं ही मैं हूँ तुम्हारी दुनिया में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक पर्सन का सपोर्ट हटता चला जाता है। और फिर दूसरा वाला जो फ़ेज़ आता है उनका, बिल्कुल चाँद-तारे दिखाने से लेके ज़मीन में गाड़ने वाला जो फ़ेज़ आता है। और तीसरा जो उनका फ़ेज़ आता है, जो तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट वो देखा गया है इसमें, वो ये आता है कि वो कभी भी आपको क्लैरिटी में नहीं जीने देंगे। वो हमेशा आपको गिल्ट ट्रिप पे ऑन डेली बेसिस आपको ज़रूर लेकर जाएँगे किसी न किसी बात पर। छोटी-छोटी बातों में मैनिपुलेशन करेंगे। कौन सा ऐसा एक कॉमन तरीका है जिससे नार्सिसिस्ट जो हैं अपने विक्टिम्स को मैनिपुलेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं? फेक तारीफ़ करने से बहुत ज़्यादा वो करते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि सामने वाला उनसे आउट हो रहा है, तो उसकी फेक प्रेज़ जो अंदर से फ़ील नहीं अंदर से करते फ़ील हैं, नहीं करते हैं, लेकिन फिर उसको प्रेज़ करते हैं। लेकिन वो तारीफ़ मैंने ये भी देखा है कि सच भी होती है, कि जेन्युइनली जो वो विक्टिम है वो सच में एक अच्छा वो इंसान भी होता डिज़र्विंग है। होता है वो बिल्कुल। डिज़र्विंग होता है उस तारीफ़ के, लेकिन आप फ़ील नहीं करते हो, आप बट आप फ़ील नहीं सिर्फ़ कर रहे कह हो, रहे हो। उसको कह रहे हो। एक नार्सिसिस्टिक बहुत बड़ा ट्रेट डॉक्टर काशिका ये भी है कि वो अच्छे लिसनर्स नहीं होते हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम छोटी-छोटी हैबिट्स को कल्टीवेट करना शुरू करें, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा अमूमन तौर पर आप ऐसे लोगों से बात करें तो वो सिर्फ़ सुनते हैं रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करने के लिए। वो इसलिए नहीं सुनते हैं कि आपकी बात में क्या मीनिंग है वो उन तक पहुँचे। उससे पहले ही वो आंसर कर देते हैं। जैसे अगर आप उनको कोई कोई कुछ आप डिस्कस कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो वो पूरा सॉल्यूशन की क्या इंटेंशन है, क्या मीनिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो बिना सुने सिर्फ़
रिएक्शन, ऐसा तो नहीं होता है या वैसा है या ऐसा है। मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट से भी जब बात करती हूँ एक कॉमन जो कंप्लेंट है वो मेरे पास यही आती है, लेट 30s में है और या तो शादी नहीं हो पा रही है या रिलेशनशिप नहीं टिक पा रहे हैं। मेजरली ये वाली जो कंप्लेंट्स है वो ज़्यादा आती हैं। तो मुझे वहाँ पे यही सुनाई देता है जिस तरह से अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं ना, कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा किया, वैसे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये रेड फ्लैग है, ये है। लैंग्वेज में सारी, बट वहाँ पे कहीं पे ये नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाती हूँ, मैं स्पेस नहीं दे पाती हूँ या दे पाता हूँ, ईदर जेंडर, मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं एक एक रिफ्लेक्शन खुद की तरफ भी लेकर आना, क्योंकि द जर्नी विदिन पॉडकास्ट पे मेरी यही कोशिश रहती है कि आप अपनी बेस्ट लाइफ क्रिएट कर पाओ। आप अपनी बेस्ट लाइफ सिर्फ़ ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते कि आस-पास वाले सब बदल जाएँ, मेरी सिचुएशन आइडियल हो जाए, मदर इन लॉ ऐसी हो जाएँ, हस्बैंड ऐसा हो जाए। आपको अपनी लाइफ तो अपने एग्जिस्टिंग सिचुएशंस के साथ में ही रहकर क्रिएट करनी है बेस्ट लाइफ। तो उसमें मुझे लगता है दूसरों को बदलने की एक्सपेक्टेशन रखने से अच्छा खुद में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ले आ सकते हो, वो ज़्यादा सही होता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्वर्जेशन वो हो जाती है कि अच्छा खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे इसका मतलब हम सहने लगें, हम फिर डोमिनेट होने लगे, या जो जैसा करना चाह रहे हैं उनको वैसा करने दें। ये एक एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपका क्या सजेशन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है आपने। हम कोई भी रील देख रहे हैं, किसी ने भी अपना कोई वेडिंग का या कुछ भी पोस्ट मैरिज का कुछ भी डाला है ऐसे, जैसे मदर इन लॉ पर भी रील्स बनती हैं कि कैसे मदर इन लॉ आजकल फ्रेंडली हो गई हैं डॉटर इन लॉ के लिए, कैसे डॉटर इन लॉ का वेलकम किया जाता है। बहुत सारी चीज़, क्योंकि अभी हम डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ के रेफरेंस में, इंडियन फैमिली के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं दूसरों से। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि दूसरा मेरे लिए ये करे, दूसरा मेरे लिए ये करे, जो हमारे कंट्रोल से बाहर की बात है। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरा खुद का बिहेवियर और मेरी एक्सपेक्टेशन सेट करना। अगर एक डॉटर इन लॉ जो कि चाहे बहुत पढ़ी लिखी है या ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, वो अगर शादी कर कर जा रही है, तो उसको भी ये समझना है कि पहले मुझे दे देना चाहिए। मतलब मेरी मदर भी तो मुझे किसी बात के लिए रोक टोक सकती है, डांटा होगा कभी, कुछ भी इस तरीके की बात कही होगी, लेकिन मैंने अपनी मदर को कभी नहीं छोड़ा, उससे अलग रहने की बात कभी नहीं कही। क्या मैं अपना घर छोड़ कर गई कि हाँ, मेरी मदर ने आज मुझे डाँट दिया है, अब मुझे इससे अलग रहना है। लेकिन मदर इन लॉ ने अगर कुछ कह दिया, तो अब मुझे मदर इन लॉ से सेपरेट रहना है। तो वहाँ पर जो है ये दोगलापन है, इसको दोगलापन ही कहना चाहिए कि हमने खुद ही डबल स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर रखे हैं कि मुझे ऐसे ट्रीट किया जाए, बट मैं अगर ऐसे ट्रीट करूँ, तो ये नॉर्मल है। और हमने जो मदर इन लॉ की इमेज अपने दिमाग में बना रखी है, उस इमेज को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंडियन रेफरेंस में प्रॉब्लम क्या है, डॉटर इन लॉ भी एक पहले से ही अपने दिमाग में इमेज लेकर आई है और एक लिस्ट लेकर आई है। और उसकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि पहले मुझे कंफर्टेबल किया जाए इस घर में, और फिर जाकर मैं पहले सबको समझ जाऊँ और फिर उसके हिसाब से करूँ। तो आज रील्स देखिए कैसे बनती हैं कि डॉटर इन लॉ अगर 9 बजे सोकर उठ रही है, तो मदर इन लॉ नाश्ता लेकर आ रही है, पैम्पर कर रही है उसे। तो अब बाकी लड़कियां जो शादी करने जाएंगी, उनके दिमाग में क्या इमेज होगी कि मैं भी 9 बजे उठूं और मेरी मदर इन लॉ मुझे पैम्पर करे, नाश्ता लेकर आए, उठते ही मेरे को डाइनिंग टेबल पे बिठा दे। क्योंकि जो देखते हैं, रिपीटेडली देखते हैं, वो हमें लगता है कि यही सही है, सबके घर में ये चल रहा है, जबकि ये घर की रियलिटी नहीं है, ये रील की रियलिटी है। कि आप 9 बजे 10 बजे सोकर उठोगे और आपके लिए हर रोज़ कोई ऐसा ब्रेकफ़ास्ट पूरा बुफ़े सजा कर रखेगा, ये सिर्फ़ एक रील में ऐसे दिखाया गया है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि हमारे साथ क्या गेम खेला जा रहा है। और एज़ एन एडल्ट आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन दुनिया से होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप एक फुली फंक्शनिंग एडल्ट हो, आप मिड 20s 30s में हो, 40s में हो, तो क्यों कोई आपके लिए ये सब भी करे? बिल्कुल। ईदर यू शुड डू इट योरसेल्फ, या फिर आप अपने लिए वो सपोर्ट सिस्टम तैयार करें। आपकी एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है फर्स्ट लेवल पे ही गलत है कि आप कोई बच्चे नहीं हैं कि आपके लिए टेबल पे चीज़ें सजाई जाएँ। ये बट एक्सपेक्टेशन ही मुझे लगता एक्सपेक्टेशंस इसी तरीके की कर रहे हैं ना कि फीमेल्स जो आज एक्सपेक्ट करके जा रही हैं, एक तो उनकी कंडीशनिंग बहुत रॉन्ग हुई हुई है। उनकी मदर्स ने, फैमिली मेंबर्स ने बहुत बार ये बोला होता है, जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तब तू अपनी मनमर्ज़ी से जीना। जो पहनना है वो पहनना, जहाँ जाना है वो वहाँ पर जाना, सब कुछ करना। मोस्टली जिन फीमेल्स को हम बहुत एजुकेट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हैं, वो लोग की भी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि मैरिज के बाद तुम्हें जो करना है वो करना। तो मैरिज को लड़की ऐसा मानती है कि मैरिज ना हो गई, मेरे पास एक फ्रीडम आ गया है ऐसा कि अब मैं जो चाहूँगी वो होगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो बहुत जनरेशनल ट्रॉमा भी है। अगर हम अपनी मदर्स की जनरेशन को देखें, मदर इन लॉज़ की जनरेशन को देखें, तो ये ट्रॉमा भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से वो उस थॉट बबल में बहुत ज़्यादा फ़र्म हो गईं कि कहते हैं ना, ये ऐसी हो गई हैं कि इनको बदलना मुश्किल है। क्योंकि वो इतने साल 60-70 साल एक ऐसी ज़िंदगी
जहाँ पे उन्होंने बहुत सप्रेस्ड फील किया है। तो उनको सप्रेशन गलत ही नहीं लगता है, उनको वे ऑफ लाइफ लगता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि सही है वो। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने यहाँ पर। जैसे मदर इन लॉ की आपने बात करी कि मदर इन लॉ के पास अपने ट्रॉमा हो सकते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफ़र हुए हुए होते हैं। हमेशा किसी भी इस तरीके की सिचुएशन में 2 रिस्पॉन्सेज़ आते हैं। या तो वो फीमेल आगे ट्रांसफ़र करेगी या फिर वो चेन ब्रेक करेगी कि जो मेरे साथ गलत हुआ है वो मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ नहीं होने दूँगी। मैं इसको सप्रेस नहीं होने दूँगी, मैं इसको आज़ादी दूँगी। हमने अपने शादी के शुरुआती साल एन्जॉय नहीं किए हैं, हम पे बहुत रोक-टोक थी, लेकिन ये जा, तू जा बेटा मैं घर सँभाल लूँगी, ऐसी मदर इन लॉ निकलेंगी। या फिर हमने सहा है तो ये नॉर्मल है। तो ये ना सबकी अपनी पर्सनल विज़डम होती है कि आप उसे कैरी फॉरवर्ड करोगे या फिर आप उसकी चेन ब्रेक करोगे। लेकिन अभी मदर इन लॉ भी बहुत समझदार हो गई हैं क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पे आ गई हैं, वो भी अपडेट हुए हैं। लेकिन तो दोनों केसेस में मुझे लगता है डॉक्टर काशिका कि वो मदर इन लॉ इविल इंसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, दोनों बिल्कुल केसेस में, नहीं है। चाहे वो आपको बहुत फ्रीडम यस। दे रही है, चाहे वो आपको टोका-टाकी कर रही है। बोथ केसेस शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन। ये चीज़ हमें समझ में अगर आ जाए, तो बहुत सारे रिलेशनशिप अ, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। बुरा कोई नहीं होता, लोग कभी गलत नहीं होते, लोग सिर्फ अलग होते हैं। लेकिन जो हमसे अलग है, हम उसे गलत मान लेते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा सहकर आई है, बहुत सप्रेस्ड है और डोमिनेट कर रही है, अगर हम एम्पैथाइज़ करें तो वो गलत नहीं है। पर क्योंकि वो ये नहीं रियलाइज़ कर रही है कि मेरे ट्रॉमा का असर दूसरे की ज़िंदगी पर इस तरह से पड़ रहा है कि वो भी ट्रॉमा फेस कर रहा है, यहाँ पर गलती भी है। तो यानी कि कुछ गलती भी है और पूरी तरह से गलत भी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा है इसलिए मैं बुरा कर रही हूँ, तो इसको जस्टिफ़ाई ऐसे नहीं किया जा सकता। हाँ, ठीक है मेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन मेरी हीलिंग की ज़िम्मेदारी मेरी है क्योंकि मुझे ट्रॉमा ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। बट हीलिंग ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, हीलिंग मुझे ही करनी पड़ेगी। तो आप सिचुएशन को और लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बट इसके नाम पर कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है और अब आप ये कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी जनरेशन में ट्रॉमा ही देते रहेंगे, ये गलत है। यहाँ पर मदर इन लॉज़ की भी साइको एजुकेशन होनी चाहिए जो कि इंडिया बहुत लैक करता है अभी। ये नहीं है और ये आने में भी बहुत साल लगेंगे। तो मैं पूरी तरह से उनको गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन जब कोई समझा रहा है से तो कई बार बड़े लोगों को भी समझना होगा कि जो हमारे साथ हुआ, वो हमें अब कंटिन्यू नहीं रखना है। अरे छोड़ो ना, ज़माना बदल गया, आपने अपने कपड़े बदल लिए, अपनी सोच भी तो बदलो। और ऐसे ही डॉटर इन लॉ को भी, वो जो तुमने पुरानी फ़िल्मों में देखी है मदर इन लॉ की इमेज या तुमने जो अपने घर में देखी है या कहीं भी देखी है, उस इमेज के साथ एंटर मत करो। क्योंकि अगर कोई भी इमेज यहाँ फिट होती है सबकॉन्शियस माइंड में, तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही शैतान है। वो बार-बार ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि मेरे पास देखो इतना डाटा इसका भरा हुआ है, और ये तो सही है। यही सही है। आप अपना विज़डम तो लगाओ, हर इंसान को आप एक जैसा कैसे देख सकते हो? एक लाठी से आप सबको नहीं हाँक सकते ना। तो आपकी फ्रेंड की मदर इन लॉ खराब निकल गई, बट आपकी तो अच्छी है, आप अपने आप को एप्रिशिएट करो। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है। डॉक्टर काशिका, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हमने मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ के रिलेशनशिप के डायनामिक्स में कैसे नार्सिसिज्म आता है, इसके बारे में काफ़ी बात की। लेकिन हम अपने खुद के पेरेंट का नार्सिसिज्म कैसे पहचानें? जैसे अगर एक डॉटर इन लॉ की बात करूँ, जो अपनी मदर के साथ दिन में 10 बार बात करती हैं या उनकी मदर उन्हें 10 बार कॉल करती हैं। अ, क्या उससे भी उनके रिलेशनशिप उनके इन-लॉज़ के साथ कैसे होंगे, उस पे इम्पैक्ट पड़ता है? क्या उस लड़की में एक्चुअल में इतनी इमोशनल सपोर्ट की डिज़ायर रह जाती है, कुछ बच भी जाता है जो वो यहाँ से फुलफ़िल कर पाए, या सारा कुछ अपने मदर और अपने फैमिली के रिलेशनशिप में ही फुलफ़िल कर लेती है, तो यहाँ ना उन्हें कुछ चाहिए, ना उन्हें कुछ देना है, ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। तो क्या उस रिलेशनशिप में भी एक टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है? बिल्कुल, देखिए हमारे पेरेंट्स अगर कोई भी मदर, फादर या दोनों ही नार्सिसिस्ट होते हैं, तो हमें पहले से ही पता होता है, क्योंकि उनकी नेचर बहुत कंट्रोलिंग होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को बहुत कंट्रोल चाहिए होता है। तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए करियर भी खुद ही डिसाइड करते हैं, पार्टनर भी उनकी पसंद से ही अप्रूव करते हैं। अगर आप लव मैरिज भी बता रहे हैं, तो जब तक उनके सारे पैरामीटर्स ठीक नहीं होंगे, तब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे। कोशिश तो करेंगे ऐसे लोग कि हम ही लाइफ पार्टनर चुन कर दें। तो उन्होंने इतना इंटरफेयर आपकी लाइफ में किया होता है थ्रू आउट द लाइफ आपकी, तो आपको पहले से आइडिया होता है कि मेरे पेरेंट्स जो भी है, दोनों में से एक या कोई भी बहुत बड़े नार्सिसिस्ट हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक ट्रॉमा बॉन्डिंग भी तो हो जाती है। आपको पता होता है कि इनके ये ट्रेट्स हैं और ये मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। आप उस एनवायरनमेंट में जिए हैं जिसमें उन्होंने आपको अपने मन से पहनने नहीं दिया, आपको दोस्त नहीं बनाने दिए, आपको वो पढ़ाई नहीं करने दी, आपको तालीम नहीं लेने दी जो आप लेना चाहते थे। आपको पता तो है, लेकिन क्योंकि वो आपका पेरेंट है, तो एक ट्रॉमा के थ्रू एक बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको आदत हो जाती है उनकी इंटरफियरेंस की, कि आप बाद में भी जब आप एक दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं, उस घर से बाहर चले जाते हैं, तो भी दिन में दसियों बार फ़ोन करना। बिल्कुल। अफेक्शन और रिजेक्शन का कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रॉमा बॉन्डिंग है।
जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट भी तरीके से रखा गया है। आपके लिए हमेशा आपको ये फ़ीड किया गया है कि जो कर रहे हैं वो तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं और हमें गलत मत समझो। हमें तुमसे ज़्यादा पता है, हमने दुनिया देखी है, तुम जो नहीं समझ पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, वो हम कर रहे हैं। तो वो हमेशा आपके अंदर गिल्ट फ़ीड करते हैं। तो मोस्टली जो पेरेंटिंग है, वो गिल्ट उसका बेस होता है। क्योंकि जैसे ही बच्चे ने अपनी वॉल्यूम रेज़ करी, अपने हक के लिए कुछ बोला, तो वहीं पर पेरेंट्स या तो रोने लगेंगे, इमोशनल हो जाएँगे या ऐसी रीज़निंग देंगे कि बच्चे को गिल्टी फ़ील करा देंगे। तो ये गिल्ट बेस्ड पेरेंटिंग जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत पॉपुलर पेरेंटिंग स्टाइल है, सो वो होती है। तो वहाँ पर बच्चे को अफेक्शन भी मिल रहा होता है क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है, तो उसको कपड़े भी मिल रहे हैं, उसको खाने-पीना भी मिल रहा है, उसको पैसे भी मिल रहे हैं। छोड़े तो किस बेस पे छोड़े ना वो, कहाँ जाए? वो अभी इस लायक ही नहीं है। तो उस अफेक्शन से भी वो हमेशा ट्रिक होता रहता है। उसको लगता है कि है तो पेरेंट्स ही ना, और पेरेंट्स कैसे भी हों, पेरेंट्स की सुननी चाहिए, पेरेंट्स की इज़्ज़त करनी चाहिए। और जहाँ पर वो एपिसोड्स आते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, वो अगेन वही होता है कि कन्फ्यूज़ होकर रखता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आज छोटे बच्चों को ऑप्शन दिया जाए कि गवर्नमेंट उनको अडॉप्ट कर लेगी और उनके पास लग्ज़री ऐसे हाउसेज़ हैं, वहाँ पे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद 80 टू 90% बच्चे अपने माँ-बाप से अलग हो जाएँगे। ये ऐसा होगा क्योंकि ये सच में, और ये कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई लोअर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ या मिडिल, ये बड़ी से बड़ी रिच फैमिलीज़ में भी ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर इस तरीके का अगर कोई पर्सन है, तो वो ऐसा आपके साथ गेम खेल रहा है। तो जो भी डॉटर इन लॉ बनी है, उसको पहले से ही पता है कि मेरी मदर की नेचर कैसी है। तो अब शादी हो गई, वो शादी के बाद भी वो सेंस ऑफ कंट्रोल लूज़ नहीं करना चाहेगी। वो फ़ोन करेगी, "हाँ बेटा, क्या हुआ? आज तू कितने बजे उठी? क्या खाया? क्या पकाया? तेरी सास ने ये तो नहीं कहा?" वो आगे से बढ़कर पूछेगी। तेरी सास तुझे रोकती-टोकती तो नहीं है, कुछ कहती तो नहीं है? तो वो छोटी-छोटी बातों पर उससे बार-बार इतनी क्वेश्चनिंग होगी, तो उससे 10 बार पूछेगी, "तू खुश है? तू खुश है? तेरे को कोई कुछ कहता तो नहीं है?" अब उसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि भई इतनी बार ये सवाल पूछा जा रहा है, फिर उसका दिमाग ना वो ढूँढने की कोशिश करेगा, कोई वाक़ई मुझसे कुछ कहता तो नहीं है? कहीं मुझ पे कोई रोक तो नहीं लगाता है? फिर वो छोटी-छोटी बातों को उसका दिमाग पकड़ना शुरू करेगा। उसको लगेगा कि मेरी मदर जो है वो बहुत कंसर्न है, और हाँ देखो, वो तो मुझे एजुकेट कर रही है, मेरी मदर इन लॉ ने तो ये कहा, ऐसे नहीं मुझे जाने दिया, ये करा। छोटी-छोटी बातें उसके दिमाग में एंटर करना शुरू हो जाएँगी और फिर उसकी मदर देगी उसको एडवाइस कि तू ऐसा कर ले, तू अपनी चला, शुरू हम से खड़े ही हैं तेरे हम खड़े साथ। हैं तेरे साथ, तू ना अपने नाम पर और प्रॉपर्टी का जेन्युइनली वो देख। पेरेंट्स मैंने देखा कुछ कभी नहीं होता खड़े है, नहीं होते। कभी खड़े नहीं होते हैं, जब कभी नहीं होते डिसीजन का हैं। टाइम होता है यही कहते हैं कि तुम्हें उसी के साथ रहना है, तुम अलग बिल्कुल, नहीं हो सकती, हम समाज में क्या करेंगे? और एक फेक कॉन्फिडेंस उसको कंसिस्टेंटली देते हैं, एक फेक सेंस ऑफ कंसिस्टेंट, सपोर्ट कि तुम्हारे साथ बिल्कुल। कोई खड़ा है। बट जेन्युइनली जब वो लड़की आके इस तरफ डिसीजन लेना चाहती है तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। बहुत सारे केसेस में जो आप कह रहे हो वो यही होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं। वो बच्ची का डाइवोर्स भी हो जाए तो उन्हें चलेगा, लेकिन उनको सेंस ऑफ कंट्रोल लूज़ नहीं करना है। तो वो जब इतनी बार किसी बच्चे से आप पूछोगे, तू खुश है अपने घर में, सब तेरे को प्यार करते हैं, तेरे हिसाब से हो रहा है, तेरे से पूछते हैं, तो उसका दिमाग घूमने लग जाता है। फिर वो छोटी-छोटी बातें अपनी मदर से शेयर करती है, मदर उसको अपने फ़िल्टर लगाकर उसके दिमाग में कुछ फ़ीड करती है, फिर उसको मदर इन लॉ बुरी लगने लग गई। फ्रस्ट्रेशन मान लीजिए बच्चा कोई आ गया तो उस पर निकलने लगी है। फिर उसको कोई समझ में नहीं आता, ना उसको सिस्टर इन लॉ, ना मदर इन लॉ, कुछ नहीं आता। और ये लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं, उसको फिर वहीं से ये समझ में आता है कि मेरी मदर इन लॉ टॉक्सिक है, क्योंकि नार्सिसिस्ट सबको नहीं पता, लेकिन टॉक्सिक ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो आई रियली होप अगर लोग कुछ इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमने थोड़े बहुत सॉल्यूशन डिस्कस किए, उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ बेटर कर पाएँ या फिर कुछ हेल्प सीक कर पाएँ। बिल्कुल। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी कोई भी चीज़ ना सबके लिए नहीं काम करती है। जनरलाइज़ कुछ नहीं होता। ये सब सिचुएशनल होता है। सबके लिए पर्सनल होता है। जैसे आपने बोला, ये बहुत सही है कि जो लड़का है, उसके घरवालों से उसका बहुत डीप कनेक्शन रहता है। इसकी वज़ह से फीमेल्स बहुत परेशान रहती हैं। डॉक्टर कशिका, मैंने ये देखा है कि ये हम बोलते तो हैं कनेक्शन बहुत डीप है, बट अगर वो लड़की या वो लड़का जेन्युइनली अपनी लाइफ के पिछले 25 साल विजिट करके देखें, उन्होंने 1000 झूठ अपने पेरेंट्स से बोले होते हैं, 1000 वो लाइफ ऐसी जी रहे होते हैं जिसमें उनको पेरेंट्स को कुछ नहीं पता और वो चाहते भी नहीं है पता चले। तो जेन्युइनली कितना कनेक्शन है? जेनुइनली नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि पेरेंट्स को भी हमने बहुत मैनिपुलेट किया होता है, उनसे बहुत सारे फ़िल्टर्स लगा के सब कुछ किया होता है। तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर लड़के इतनी सेंस भी नहीं रखते हैं कि वो अपनी पर्सनल बातें, इवन बेडरूम सीक्रेट्स भी कई बार अपने फैमिली मेंबर्स से डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी फीमेल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। या छोटी-बड़ी बात, आप कुछ हस्बैंड वाइफ प्लान कर रहे हैं, कुछ भी है, वो सब फैमिली मेंबर्स को पता चली है, फिर फैमिली मेंबर्स अपना-अपना ओपिनियन हो रहा है, फिर वो आइडिया बिल्कुल ही किसी ने खारिज कर दिया, वो चीज़ पता चला हुई नहीं। इससे लड़की को प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। तो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, शादी के बाद
आपको ये समझना है कि हस्बैंड वाइफ के बीच की सारी बातें, आपकी सारी प्लानिंग, जो भी आपके बीच की बॉन्डिंग, इंटीमेसी है, वो सबको पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे वो इसकी माँ हो या इधर उनकी मदर हो। बहन-भाई सबको प्यारे होते हैं। क्या लड़की को अपने बहन-भाई प्यारे नहीं होते, माँ-बाप प्यारे नहीं होते? क्या लड़के को ही प्यारे होते हैं? तो सबको प्यारे होते हैं। तो रूल इक्वल होना चाहिए कि भई इस तरीके की बातें जो हैं, ये हमारा एक ज़ोन है, जो हमारा पर्सनल ज़ोन है, जिसमें सिर्फ़ तुम हो, जिसमें मैं हूँ। इसकी शेयरिंग नहीं होगी। तो बेसिकली इस पूरी कॉन्वर्जेशन हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए, हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, क्योंकि अब आज पर्टिकुलरली मैं इस बारे में बात करना चाहती थी क्योंकि हमने एक और एपिसोड नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ पे किया है। वहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में काफ़ी थे कि टॉक्सिक मदर इन लॉ से कैसे डील किया जाए। तो आई वांटेड टू टच अपॉन दिस टॉपिक, जो कि हमने किया, और बहुत सारे हमने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वहाँ पे हमने बहुत क्लियरली ये समझ लिया है, ये देख लिया है कि एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखता कैसा है, कैसे एक्शन में नज़र आएगा। अच्छा, कौन से ऐसे फ़ियर्स हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से निकलने के, जिसकी वजह से ये लोग एक डर में जीते हैं और नहीं निकल पाते? जो भी विक्टिम होता है उसके अंदर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या ये जो मैं स्टेप ले रही हूँ, ये सही ले रही हूँ? कहीं मुझे बाद में पछतावा तो नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों की कंडीशनिंग इंडियन रेफरेंस में ये की गई है कि शादी को निभाना है। कहीं न कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि जो विक्टिम है, वो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट कम होते हैं? इसमें क्या होता है कि शुरुआत में अगर कोई पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन अगर आप सच में किसी नार्सिसिस्ट से बंध गए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ही ख़त्म कर देता है वो इंसान। वो इतना आपको कन्फ्यूज़न में डालता है, वो इतना गैसलाइट करता है आपको, आपके हर आइडिया को तो खारिज कर देगा वो, आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बताएगा वो। और उसकी लैंग्वेज भी इतनी ख़राब होती है कि जैसे एक नार्सिसिस्ट का है, वो हमेशा अपनी वाइफ़ को बोलता है, "तुझ में बिल्कुल अकल नहीं है, तू बिल्कुल बेकार बेवकूफ़ औरत है, तू 2 कौड़ी की औरत है।" अब एक बात बताइए, जो औरत अगर 10-12 साल से ये लगातार सुन रही है, कोई भी है, ऐसे कि तू दो कौड़ी की, तेरे को बिल्कुल अकल नहीं है, तू बिल्कुल बेवकूफ़ औरत है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो तो अपने आप हिल जाएगा। फिर जो उसकी पढ़ाई-लिखाई है, वो जाकर कहीं कुछ काम नहीं कर रही है। जो उसका प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस था, उसको वो एक्सपीरियंस अब आ नहीं रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। तो ये लोग झूठ भी इतना ज़्यादा बोलते हैं कि पर्सन को यकीन ही नहीं आता कि जो मुझे पता है, जो मैं समझ रही हूँ या जो रियलिटी है, क्या है। दूसरी बात है, सोशल प्रेशर बहुत होता है, फैमिली का प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि इस अब्यूज़ को ना फैमिली मेंबर्स भी नॉर्मलाइज़ कर देते हैं। अरे कभी-कभार चिल्लाना या थोड़ा बहुत हाथ उठा देना, तो कैसे तो पति कर ही देते हैं, अगर मेल होता है ख़ास तौर से तो। तो उसको इस तरीके से नॉर्मलाइज़ कर देते हैं, अगर मेल नार्सिसिस्ट है तो। तो जो पर्सन विक्टिम है, उसका कॉन्फिडेंस वाक़ई ब्रेक हुआ होता है, लेकिन फैमिली भी उसको सपोर्ट नहीं करती एक फैमिली तरीके इतना से। सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता ना कि एकदम से आप बच्चों को, सबको एकदम से लेकर अलग हो जाओ, क्योंकि घर में आपके भी पेरेंट्स ओल्ड हो गए होते हैं, आपके भी भाई की शादी हो गई होती है, उसकी भी अपनी फैमिली होती है। मुझे लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ज़्यादा, डॉक्टर साहब, आजकल मैं अर्बन सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे लड़कियाँ इमोशनली इतना इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। इमोशनल उनके अंदर रिगर नहीं होता है वो डिसीजंस लेने का, जहाँ पे वो फाइनेंशियली कैपेबल भी हैं। लेकिन क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम की कमी है, एक सोसाइटल कंडीशनिंग ऐसी है कि तुमको ठीक से नहीं देखा जाएगा, या तुम ये चीज़ जो कर रही हो खराब है, या व्हाटएवर, तो उनके अंदर वो इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं आ पाता है उस डिसीजन को लेने का भी। बिल्कुल। जैसे इमोशनल सपोर्ट की इमोशनल स्ट्रेंथ की आपने बात कही कि अगर कोई लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है, बट वो इमोशनली इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में ये है कि अगर तूने इसको छोड़ा और पूरी आगे की जो लाइफ है वो टफ़ है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों का डिसीजन रॉन्ग हो जाता है या आगे चलकर प्रॉब्लम है आएँगी, कैसे सँभालेंगे? और अगर दूसरे पर्सन के साथ आप गए, तो उसका क्या गारंटी है कि वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट करेगा, वो रिलेशनशिप आपका सही चलेगा? तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। फैमिली सपोर्ट भी, सोशल सपोर्ट भी, क्योंकि आज भी अगर किसी का डाइवोर्स हो जाता है, कोई अलग हो जाता है, तो उस पर क्वेश्चन भी उठते हैं कि इसकी भी तो गलती होगी, इसने भी ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा। सबको आप अपनी नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ की स्टोरी तो बताने वाले नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग आपके बारे में भी बहुत सारे ओपिनियन बनाएँगे, तो वहाँ पर लोगों को सेल्फ इमेज का भी बहुत बड़ा खतरा होता है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये भी नहीं होता ना कि आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को बहुत अच्छा प्लान कर लोगे। कई बार इसलिए भी फँसे रह जाते हैं लोग कि लगता है कि चलो ठीक है, ये ऐसा है, पागल है, कोई नहीं, लेकिन घर में तो फैसिलिटीज़ हैं, लग्ज़री है। तो बहुत सारी फीमेल्स क्या होती हैं, अपनी दुनिया भी बना लेती हैं। वो फँसी रहती हैं उसी इंसान के साथ। महीने में 4-5 दिन का कलेश झेलती हैं, लेकिन बाकी दिन पैसे उड़ाती हैं, किट्टियों में जाती हैं और आराम से रहती हैं। वो धीरे-धीरे अपना एक ज़ोन दूसरा बना लेती हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चले जाते हैं। कि जब यहाँ से इमोशनल कनेक्शन नहीं मिल रहा है और मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फीमेल्स के भी हो जाते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए। तो कौन सा ऐसा सेफ तरीका है एक नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकलने का?
जो सबसे सेफ तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि वास्तव में वो पर्सन नार्सिसिस्ट है या आपके अंदर ही टॉलरेंस पेशेंस पावर से नहीं है, आपने उसे गलत लेबल करके फ्रस्ट्रेट कर रखा है, इसलिए वो झगड़ा करता है, इसीलिए वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर एक्चुअल में पर्सन नार्सिसिस्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि फीमेल इतना नैग करती थी, इतना ज़्यादा उसने अपने दिमाग में फेक इमेज बना ली थी कि उसकी वजह से उनके लड़ाई झगड़े होते थे, इसलिए उनके बीच में जो डोमेस्टिक वायलेंस था वो सब होने लगा था। पर्सन नार्सिसिस्ट नहीं था, वो पर्सन नॉर्मल था, जेन्युइन था, लेकिन हालात ने उसे ऐसा बना दिया। बट सच में अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ फंस गए हैं तो आप अपनी बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाइए। आप बाउंड्रीज बनाते हैं और रिस्पेक्ट नहीं करते हैं खुद की। अगर कोई पर्सन आपसे बहस कर रहा है और आप ये बोलते हैं कि अगर आपने फिर से मुझ पे चिल्लाया, हाथ उठाने की कोशिश करी, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ये बाउंड्री आपने बनाई, लेकिन जब दोबारा आपके साथ ऐसा उस पर्सन ने किया, क्योंकि जैसे ही आप उसको ऐसा बोलेंगे तो वो डिफेंसिव होगा, अच्छा मुझसे बात नहीं करेगी, हाथ भी उठाने को आएगा वो। लेकिन आप तब भी उसको रोकेंगे नहीं। तो आपने खुद की बनाई हुई बाउंड्री की खुद रिस्पेक्ट नहीं की, तो वो तो कभी नहीं करेगा। अगर आपने उसको बोला है कि अगर ये चीज़ रिपीट हुई तो आप छोड़कर चले जाएँगे या आप कंप्लेन करेंगे या आप भी अपने लिए कोई डिफेंसिव स्टेप लेंगे और आप वो करें फिर। तो इससे क्या होगा, उसकी हिम्मत टूटेगी। वो जितना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो छूट। दूसरी बात है, हमेशा उसको बोलें कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर बात करने के माइंड फ्रेम में हैं तो आप मुझसे बात कीजिए, नहीं तो हम थोड़ी देर बाद जब आपका मूड ठीक होगा तब बात करेंगे। आपको लगातार लग रहा है कि वो मेरे आइडियाज़ को डिस्करेज कर रहा है, मेरे ड्रीम्स को वैल्यू नहीं करता है, तो आप उससे शेयरिंग कम कर दें। क्योंकि जितना कम शेयरिंग करेंगे आप, उतना उसके पास कम चांसेस होंगे आपकी बात को रिजेक्ट करने के, आपको लेट डाउन करने के। चौथा, आप अपना सर्कल डेवलप करना शुरू करें। आप उसको बोल दें कि ये मेरा पर्सनल टाइम है और मुझे ये अपने लिए पर्सनल टाइम चाहिए। तो धीरे-धीरे आप अपना फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स का सर्कल स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें, ताकि आपके डिफेंस में भी कुछ लोग हों। आपके रियल सेल्फ को आपकी तरह से जानें, ना कि जो उसने स्टोरी किसी को बता दी है या जो उसका वाला पहलू है एक्सप्लेन करने का, वो आपकी खुद की रियल सेल्फ को लोगों को जाने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, अपने रोने-झीकने में फँस जाते हैं और फिर अपना सर्कल बड़ा नहीं करते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी माने या ना माने, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो इंसान के पैर में बेड़ियाँ बांधता है। इमोशंस तो जब कहते हैं ना आपके बहुत हर्ट हो जाते हैं, तो इमोशनल सपोर्ट तो अंदर से आ जाती है कुदरती। बट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिखती है, इसलिए इंसान सप्रेस करता है। तो इमोशनल सपोर्ट तो वक्त के साथ आ जाती है कि अब मेरा बस हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि मेरी क्लाइंट ने बोला था मैं सड़क पे भीख मांग लूंगी। मेरे साथ बुरा से बुरा भी हो गया ना, अगर कोई आदमी मेरे साथ बुरे से बुरा, लास्टली क्या होगा, मैं किसी ट्रक के नीचे आके मर जाऊंगी, लेकिन इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। तो इमोशंस इस हद तक भी आपको पावर दे देते हैं कि मेरे साथ बुरे से बुरा भी ये होगा तो मैं झेल लूंगी, लेकिन इसके साथ नहीं रहना, घुट उठ के नहीं मरना, एकदम मर जाऊंगी। यहाँ तक भी तो इमोशनल पावर आ जाती है। लेकिन फाइनेंशियल पावर जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी ताकत है। तो वो भी आपको करना चाहिए। और इसके अलावा जब भी आप देख रहे हो कि नार्सिसिस्ट पर्सन आपको बहुत कंफ्यूज करके रख रहा है या बहुत ज़्यादा इस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहा है अपने सेल्फ मोटिव के लिए, तो आप छोटे छोटे नोट्स लो या छोटी रिकॉर्डिंग्स करो। जब भी उससे बात करो तो अपनी रिकॉर्डिंग ज़रूर करो। ये बात बहुत अजीब सी लगती है कि आप घरों में हम ये करेंगे, बट ये करना कुछ केसेस में बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक लड़के ने अपनी वाइफ को ऐसे ही पागल बनाया। उसका उसकी कलीग से अफेयर चल गया और वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया और उसमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स पहले से ही थे। और उसने क्या किया, सास बहू के सीरियल से आइडिया लेकर उसने अपनी जो है ना वाइफ खाना बनाकर जाए दूसरे रूम में, सब्जी में नमक तेज कर दे। प्रेस हो तो प्रेस को वो ऐसे खड़ा करके गई है, प्रेस को कपड़े पे रख दे, स्विच ऑन कर दे। इस छोटी छोटी हरकतों से उसने उसको इतना सेल्फ डाउट में डाला कि उसको ऐसा लगने लगा कि मैं शायद कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, आजकल मुझे याद नहीं रहता है, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है। और बाद में जब वो मेरे पास आई थी तो मैंने उसको बोला तुम एक दो फ़ोन और ख़रीदो और अलग अलग रूम में रिकॉर्डिंग चालू करके रखो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने असेसमेंट किया तो कॉग्निटिव फंक्शंस उसके बिल्कुल ठीक थे, वो खुद इंजीनियर थी। तब उसका हस्बैंड पकड़ा गया रिकॉर्डिंग से, और मैंने कहा उसको दिखाने की गलती मत करना, पहले अपने घर जाओ, निकलो यहाँ से, उसके बाद उसको दिखाना कि ये रिकॉर्डिंग है। अब तू बोल पुलिस स्टेशन जाऊँ मैं या चुपचाप से फैसला करता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कई बार इस तरीके से भी अपने आप को बचाना होता है जहाँ पर नार्सिसिस्ट जान के पीछे पड़ जाए, क्योंकि नार्सिसिस्ट इतना भी हद तक गिर सकता है कि वो आपका गला भी दबा सकता है, आपको ऐसी मारपीट भी कर सकता है जिससे कि आप लाइफ टाइम के लिए अपाहिज हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, नार्सिसिज्म को अगर टाइम से कैच ना किया जाए तो इसके अगले स्टेजेस क्या हैं? क्या बाइपोलर डिसऑर्डर भी
एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ही पार्ट है या उससे मिलता-जुलता कुछ है? देखिए, बिल्कुल, जैसे कि जो भी नार्सिसिस्टिक पर्सन होता है, जिसको डायग्नोज़ किया जाता है, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर है जिसे, यस, जिसको डायग्नोज़ किया जाता है, ना तो कि सिर्फ मैंने और आपने कह दिया वो कि वो नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट है, वो वो नहीं है, नार्सि ऐसा वो नहीं नहीं। है। क्योंकि उसमें तो मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे केसेज़ ऐसे भी आते हैं, जिसमें पर्सन ने लेबल कर रखा था, वो पर्सन नार्सिसिस्ट नहीं था, उसकी खुद की गलती की वजह से रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था। तो ट्रेट्स कुछ मैच कर रहे थे, क्योंकि आप और मैं गूगल पे जाएँ और कुछ भी सिम्पटम सर्च करें, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स में हमें लगेगा हम भी फिट बैठ रहे हैं। तो ऐसे ही नार्सिसिस्टिक वाले जो क्राइटेरिया होता है, उसमें बहुत लोग फिट बैठते हैं, बट वो नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा होता है, तो वो वास्तव में जा सकता है डिप्रेशन की किसी भी फॉर्म में जा सकता है। बाइपोलर जो कि एक्सट्रीम होते हैं, टू एक्सट्रीम, कभी बिल्कुल डाउन तो कभी बिल्कुल हाई, क्योंकि उसका मूड ही ऐसा रहता है, वो एक्सट्रीम में जाने वाला पर्सन होता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा, और कई बार तो पर्सन, क्योंकि फैंटेसी बहुत क्रिएट करता है, जो DSM-5 में एक क्राइटेरिया है कि वो प्री ऑक्यूपेशन विद फैंटेसी रहते हैं। जैसे मेरे पास एक लेडी आई थी, वो बोलने लगी, मैडम मुझे वर्ल्ड क्लास डांसर बनना है। मैंने कहा डांस करती होंगे मैं बहुत सालों से। मैंने कहा आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं मैम, ज़्यादा तो नहीं है, अभी 3 महीने हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। बोलने लगी, लेकिन मैं ना सीक्रेट बुक पढ़ी है, मैं इमेजिन करती रहती हूँ कि मैं वर्ल्ड क्लास डांसर हूँ, मैं स्टेज पे जा रही हूँ, मुझे अवार्ड मिल रहा है, ये सब है। सो प्री ऑक्यूपेशन विद फैंटेसी भी बहुत रहती है। तो ये इतना फैंटेसाइज करते हैं कि कई बार स्किज़ोफ्रेनिक भी हो जाते हैं। रियलिटी से डिस्कनेक्ट और डिस्टॉर्टेड भी हो जाते हैं। जो रियल वाला डिसऑर्डर है, मैं उसकी बात बता रही हूँ, ना कि ये वाला जो पॉपुलर टर्म है कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स मिलते हैं कुछ लोगों में। आजकल तो मैं देखती हूँ छोटे-छोटे बच्चे 12-13 साल के बच्चे, क्योंकि लैंग्वेज सबको एक्सेसिबल हो गई है बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया, टॉक्सिसिटी जैसा वर्ड, नार्सिसिस्टिक जैसा वर्ड, डिप्रेशन जैसा वर्ड इतना कॉमन हो गया कि लोग आपस में दोस्ती में इस तरह से लोगों को डिफाइन करते हैं कि अच्छा हाँ, वो तो पूजा तो बड़ी नार्सिसिस्ट है। अभी उस 13 साल के बच्चे को पता भी नहीं है कि डिसऑर्डर होता है, ये मेंटल हेल्थ इश्यू है, ये कहाँ से शुरू होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये पता भी नहीं है उस बच्चे को। लेकिन लेबल करना, तो हम उस वाले लेबल की बात नहीं कर रहे, बट जेन्युइनली डायग्नोस्ड डायग्नोस्ड नार्सिसिज्म। जो होता है वो एक्चुअली सीवियर होता है। उसमें सच में एक पर्सन की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है। उसको स्ट्रगल नहीं होती जिसको डिसऑर्डर होता है, क्योंकि वो तो डोमिनेंस करके जैसे तैसे अंदर से चाहे दुखी भी हो, परेशान भी हो, लेकिन वो अपने एनवायरनमेंट को अपने उसमें कर ही लेता है। तो कहीं न कहीं आई होप इस एपिसोड से ना लोगों को वो एक विंडो ऑफ रिफ्लेक्शन भी मिले अपनी ज़िंदगी में झाँकने से। मतलब लोग क्या करते हैं ना, पॉडकास्ट के एपिसोड्स को ऐसे यूज़ करते हैं कि अच्छा ये पॉडकास्ट पे हमने सुन लिया, ओह! मेरी मदर, जैसा आपने कहा मेरी मदर इन लॉ ऐसी है, ये तो नार्सिसिस्ट है। अच्छा उन्होंने बताया था ऐसा हस्बैंड है तो ये ऐसा है, ऐसी वाइफ है तो ये ऐसी है। वो सब आप करो, ना करो अपनी लाइफ में इसको जैसे फिट करो, उससे पहले आप खुद को यहाँ से देख के जाओ कि आपके अंदर कौन से ट्रेट्स हैं, कौन से नहीं है, कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। मेरा इस पॉडकास्ट का सिर्फ यही एम है कि लोग खुद पे काम करना कैसे शुरू करें, बिकॉज़ वही एक तरीका है अपनी बेस्ट लाइफ क्रिएट करने का। आपकी बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट आपको पेरेंट्स मिले हैं, बेस्ट आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, कुछ भी गारंटी नहीं करता है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बेस्ट होगा। ओनली थिंग दैट गारंटीज कि आप खुद एक अच्छी ज़िंदगी जियोगे, कि वो आप क्या फ़ील करते हो, आप कैसे हो, आपके बिलीव्स तो डिस्टॉर्टेड नहीं है। तो जब तक आप वो रीसेट नहीं करोगे, तब तक बाकी सब बेस्ट होने से भी कुछ बेस्ट आप फ़ील नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके अंदर वो टेंडेंसी नहीं है कि आप बेस्ट को टच कर सको, बिल्कुल। राइट? बट जैसे आपने कहा ना, तो यहाँ पर नार्सिसिस्ट के साथ प्रॉब्लम ही होती है, वो अपने बेस्ट से सेटिस्फाइड ही नहीं होता। उसको हमेशा से एक होता है कि बस मुझे टॉप पर ही रहना है। ये सबके अंदर चाहत होती है, लेकिन अगर आप सैटिस्फाइड हो और आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो और अंदर से फ़ील कर रहे हो कि हाँ ठीक है, एक तो गुड इनफ लेवल आ गया है। पर जो नार्सिसिस्ट पर्सन होता है, उसके अंदर होड़ ही इतनी ज़्यादा होती है, जेलसी ही इतनी ज़्यादा होती है, फैंटेसीज़ ही इतनी ज़्यादा होती हैं, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना हाई होता है, इतना एनवी उसके अंदर, एक्सप्लॉयटेशन बिहेवियर इतना जो होता है, जो रियल नार्सिसिस्ट होता है, जिसके साथ रहना वास्तव में बहुत चैलेंजिंग है। बट जो आज फेमस टर्म्स है, जैसे आपने बताया कि छोटा 13 साल का बच्चा भी कि वो नार्सिसिस्ट है, वो डिप्रेस्ड है और मैं डिप्रेस्ड हूँ, और ये चीज़ें अलग होती हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, हमें समझना है। तो हमेशा जब भी किसी का डायग्नोसिस बनवाना है, तो एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। घर में अपने सेल्फ डायग्नोसिस से खुद को या दूसरे को ऐसे लेबल कर कर रिलेशनशिप में एंटर करना या रिलेशनशिप में रहना, ये खतरनाक हो सकता है। ये सारे जो पॉडकास्ट या इन्फॉर्मेशन है, ये हेल्प के लिए है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपने बोला कि 12 साल का बच्चा, तो कई बार हम पे भी ऐसे 12, 13, 14 साल के वो आते हैं, लेकिन हम 18 साल के बाद ही डायग्नोसिस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि
एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एक बच्चे को शुरुआती सालों में ऐसा एनवायरनमेंट मिला भी है और उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसको दूसरों को ऑब्जर्व करने का या दूसरे एंगल से सोचने का मौका दिया जाता है, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं, तो 18 साल तक हमारे अंदर एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो लॉजिकल ब्रेन है, वो तकरीबन 25 साल तक पूरा इवॉल्व हो जाता है और उसके बाद भी इवॉल्व होता है, ऐसा नहीं है, बट स्पीड थोड़ी स्लो होती है। तो उसमें बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्म हो मेजर जाते हैं। शिफ्ट आता है। तो इसलिए हम 18 से पहले कभी किसी का डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं, क्योंकि स्कोप होता है, हम मानकर चलते हैं हमारा डायग्नोसिस सही बनना चाहिए, वो 18 के बाद ही हम बनाएं, क्योंकि 18 तक आपके बिलीफ्स, आपकी सारी पर्सनैलिटी एक शेप ले लेती है। तो यहाँ पर ये भी समझें कि सभी ऑडियंस को ये नहीं है कि ये पॉडकास्ट या कोई भी वीडियोस, मैंने खुद अपने चैनल पे इतने नार्सिसिस्ट पर वो बनाए हुए हैं और सच में टफ तो होता है, लेकिन प्लीज़ किसी को लेबल कर कर उसको इतना ह्यूमिलेट ना करें, उसको इतना एक्सप्लॉइट ना करें कि वो नार्सिसिस्ट था नहीं, लेकिन वो नार्सिसिस्ट बन जाए। डॉक्टर कशिका, हमने नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के बारे में इतनी ज़्यादा बात की है आज। क्या एक नार्सिसिस्ट ट्रूली सच में किसी से प्यार कर सकता है? बिल्कुल प्यार तो उनको भी होता है, होते तो वो भी इंसान हैं, पर वो प्यार को निभा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है, वो जैसे ही अपने से बेटर पर्सन को देखते हैं, तो उनका नार्सिसिस्टिक ट्रेट जो है वो इतना हावी हो जाता है उन पर कि वो उनको इतना कंट्रोल कर लेता है कि उनका जिस पर्सन से सबसे ज़्यादा अटैचमेंट प्यार होता है, उसको भी डोमिनेट करने लगते हैं, वहाँ से रिश्ता ख़राब होता है। तो वो प्यार तो करते हैं, जेन्युइनली प्यार करते हैं, बट एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से कि दूसरा पर्सन मेरे इक्विवेलेंट या मुझसे बेटर हो सकता है, उनका रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं चल पाता, वहाँ पर भी डोमिनेंस आता है। तो जो आपने कहा प्यार, हाँ, प्यार करते हैं, वो मैं से हम की जर्नी नहीं कर पाते। डॉक्टर कशिका, करने को तो बहुत सारी और बातें हैं जो हम इस टॉपिक के बारे में कर सकते हैं, लेकिन इस कॉन्वर्सेशन को एंड की तरफ ले जाते हुए एक सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, वो है उनकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कि वो सफलता को कैसे देखते हैं। अगर हम नार्सिसिज्म के लेंस से देखें और पूरी लाइफ जिस तरह से चलती है उसको देखें, तो आपको क्या लगता है ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या हो सकती है? देखिए, जैसे आज हम नार्सिसिज्म की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से रिश्तों की, चाहे वो मदर इन लॉ से रिश्ता हो या आपके हस्बैंड से रिश्ता हो, कुछ भी है, तो मैं इसी रेफरेंस में, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग बदल सकती है, तो मैं रिश्तों के रेफरेंस में ही बताती हूँ। सो मेरे लिए रिश्तों में सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि अगर मेरी प्रेजेंस से जो भी मेरे आसपास के चेहरे हैं, वो अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ रही है कि कोई तो है जो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, तो मुझे लगेगा कि मेरी वहाँ पर प्रेजेंस सक्सेसफुल हो गई। ये रिलेशन के टर्म में मेरी सक्सेस की डेफिनेशन है कि मैं ना रहूँ, मैं लोगों के बीच में बैठकर हम बन जाऊँ। थैंक यू डॉक्टर कशिका, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल वे टू लुक एट लाइफ। आज इस पॉडकास्ट पे हमने बहुत सारी इन डेप्थ नार्सिसिज्म के बारे में बातें की और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव में बेसिकली नार्सिसिज्म को समझने की और डीपली डिकोड करने की कोशिश की, क्योंकि ये टर्म्स वेस्ट से आई हैं और वेस्ट में हम ज़्यादा भी देखते हैं। तो हमने इसको इंडियनाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में कैसा दिखता है उस पर लोगों को कुछ इनपुट्स देने की कोशिश करी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्जेशन ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शुभा, मुझे भी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके बहुत ही अच्छा लगा और मेरा फाइनल एक लाइन है कि नार्सिज्म को, एक्चुअल को पहचानो, कि अगर कोई भी पर्सन कभी कभी ऐसा करता है जो क्राइटेरिया में भी आता है, वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है। अगर वो हमेशा ही ऐसा करता है, मतलब मोस्टली, यानी कि 10 में से 8 बार करता है या 10 में से 9-10 बार करता है, तभी वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। अदरवाइज भाई अपने अंदर भी झांको और रिश्ते पर काम करो और बचा लो, रिश्ते बड़े अनमोल हैं। हम भारतीय लोग हैं, हम तोड़ने में नहीं, जोड़े रखने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू डॉक्टर कशिका। आई होप आज इस एपिसोड में आपने नार्सिसिज्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल अनआंसर्ड रह गए हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आपको यहाँ पर कुछ बातें बहुत अच्छी लगी जिन्होंने आपके अंदर कोई एक डीप इम्पैक्ट या चेंज क्रिएट किया है, वो भी लिख के बताइए, क्योंकि उससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है कि हम इस तरह के पॉडकास्ट एपिसोड बहुत मेहनत से क्रिएट करते हैं आपके लिए, ताकि हम हफ्ते दर हफ्ते इस कोशिश में लगे रहें। और इस एपिसोड को अपने किन्हीं ऐसे 3 दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो ये एपिसोड देखने के बाद अपनी लाइफ में थोड़ा शिफ्ट क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि एल्गोरिदम्स भी हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद करें। थैंक यू अगेन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।